हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मोसिस। हम कर रहे थे बेसिकली सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एक टॉपिक आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। अब देखो, जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है कंपैरेटिवली सोल्यूशन के। रीजन भी कि जो सॉल्वेंट होता है उसमें जो अभी सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ, जब उसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स के सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट से कम होती है। तो जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, और यू कैन से द मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या है? लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की जो मूवमेंट हो रही है ना, वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही फ्लो करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं और वो फ्लो करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में सॉल्वेंट की भी मूवमेंट होती है और सोल्यूट की भी मूवमेंट होती है, और ये वाली जो इनकी मूवमेंट होती है ये डायरेक्टली होती है। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होती है, बट डिफ्यूजन में डायरेक्ट मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। जो ऑस्मोसिस में होता है, जो ऑस्मोसिस में मूवमेंट होती है वो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है, और डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होती है वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। इन दोनों का उल्टा है। ऑस्मोसिस में लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है और डिफ्यूजन में हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है। फिर आता है ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर से कम होता है, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन एक होमोजीनियस सोल्यूशन है और इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उसका साइज 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, उससे भी छोटा होता है पार्टिकल साइज। तो इट मींस जो ट्रू सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अंडर माइक्रोस्कोप भी हम उन दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, वो दोनों आपस में मिक्स अप हुए होते हैं। तभी तो बोल रहे हैं ना होमोजीनियस सोल्यूशन है। होमोजीनियस सोल्यूशन मतलब दोनों आपस में मिक्स अप हुए होते हैं और वो अंडर माइक्रोस्कोप भी हमें उसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। रीजन बीइंग सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज है वो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है और वो प्रॉपरली सॉल्वेंट के साथ मिक्स अप हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इन वाटर। नमक वाटर में आप मिक्स कर दोगे या फिर चीनी वाटर में मिक्स कर दोगे तो वो दिखाई नहीं देगी। इवन के अंडर माइक्रोस्कोप भी देखोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। फिर आता है सस्पेंशन। जो सस्पेंशन वाला सोल्यूशन होता है ना, ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है वो 10⁻⁻⁶ मीटर से ज्यादा होता है। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेक्ड आई से भी विजिबल होते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप तो विजिबल होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर आता है क्लॉइडल सोल्यूशन। जो क्लॉइडल सोल्यूशन होता है वो इन दोनों के बीच वाला सोल्यूशन होता है। बेसिकली हेट्रोजीनियस सोल्यूशन ही होता है, बट इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10⁻⁹ टू 10⁻⁻⁶ मीटर के बीच में होता है। तो इसमें जो क्लॉइडल पार्टिकल्स है, अगर हम इनको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास करें तो वो पास हो जाएंगे, बट एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होंगे। क्लॉइडल पार्टिकल्स ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू तो पास हो जाएंगे, बट एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास नहीं होंगे। तो जो क्लॉइडल पार्टिकल्स है इनको हम नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, बट अंडर माइक्रोस्कोप हम इनको देख सकते हैं, क्लॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स को। फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, गम हो गया, ब्लड हो गया, इंक हो गया। तो इनके जो पार्टिकल्स है, वैसे हम नॉर्मली मिल्क को देखते हैं, ब्लड को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि सिंपल सा होमोजीनियस सोल्यूशन होगा, बट नहीं, ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। अगर हम इनको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इनके जो पार्टिकल्स है वो हमें अलग अलग दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट आता है डिस्पर्शन सिस्टम। डिस्पर्शन सिस्टम को ध्यान से समझना। रीजन बीइंग के जो आगे वाली ये टर्म्स है ना, सोल्स एरोसोल, ये सारी की सारी डिस्पर्शन सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है।
डिस्पर्शन सिस्टम में क्या होता है, अब कोई भी जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो या तो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड के वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, या फिर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होंगे, या फिर गैस के टाइनी बबल्स होंगे। और ये वाले जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स है ये एक सूटेबल मीडियम में होंगे, किसी भी मीडियम में ये एग्जिस्ट करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन सिस्टम। अब डिस्पर्शन सिस्टम में दो टर्म्स आती है, एक आती है डिस्पर्स्ड फेज और एक आती है डिस्पर्शन मीडियम। अब इन दोनों को ध्यान से समझना, डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, क्योंकि आने वाली जो टर्म्स है उनमें हमने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बारे में ही बात करनी है और कुछ नहीं है उनमें। अगर ये बात समझ आ गई तो आगे वाली टर्म्स फटाफट से समझ आ जाएगी। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस है, लाइक स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड और टाइनी बबल्स ऑफ गैस। ये क्या है, ये डिस्पर्स्ड फेज है, और जिस मीडियम में ये डिस्पर्स हुए हैं उस मीडियम को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है जो पार्टिकल्स है, जैसे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हो गया, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हो गए, या गैस के टाइनी बबल्स हो गए, ये क्या है, ये डिस्पर्स्ड फेज है। और जिस मीडियम में ये डिस्पर्स हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उस फेज को बोलते हैं उस मीडियम को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, राइट। फिर नेक्स्ट आता है सोल। सोल क्या है, सोल एक क्लाइडल सिस्टम है। क्लाइडल सिस्टम क्या होता है, क्लाइडल सिस्टम होता है जिसमें टाइनी से पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइडल सिस्टम। सोल क्या है, सोल एक क्लाइडल सिस्टम है, इसमें जो सॉलिड होता है वो तो डिस्पर्स्ड फेज में होता है, और जो लिक्विड होता है वो डिस्पर्शन मीडियम में होता है, इसको बोलते हैं सोल। जैसे कि रबर ग्लव्स, जो रबर ग्लव्स बनाते हैं वो रबर सोल से बनते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर नेक्स्ट है एरोसोल। एरोसोल क्या है, ये भी एक क्लाइडल सिस्टम है, इसमें सॉलिड या लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज में होंगे और गैस होगी डिस्पर्शन मीडियम, मतलब कि गैस के अंदर सॉलिड के होंगे पार्टिकल्स या फिर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्मोक की बात कर लें, स्मोक में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो तो डिस्पर्स्ड फेज में होते हैं, और जो गैस होती है वो डिस्पर्स्ड मीडियम होती है। फॉग की बात करें तो फॉग में जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज में होते हैं, और जो गैस होती है वो डिस्पर्स्ड मीडियम होती है। ठीक है, मतलब कि गैस के अंदर छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होते हैं। स्मोक में क्या होता है, गैस के अंदर सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम वाटर की डिस्पर्शन मीडियम, जो वाटर है, वाटर एक डिस्पर्शन मीडियम में आता है, तो इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज क्या बनती है, एक्वासोल। अल्कोहल से एल्कोसोल बन गया, बेंजीन से बन गया बेंजोसोल। फिर नेक्स्ट आती है फॉर्म। फॉर्म क्या है, फॉर्म भी एक क्लोइडल सॉल्यूशन है, इसमें जो गैस होती है वो डिस्पर्स्ड फेज में होती है, और जो लिक्विड होता है डिस्पर्शन मीडियम में होता है, मतलब कि लिक्विड के अंदर गैस होती है इसमें। फिर नेक्स्ट आ गया ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट में क्या होता है, ब्रोनियन मूवमेंट होता है जो क्लोइडल सॉल्यूशन होता है ना, क्लोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्लोइडल पार्टिकल्स की जिगजैग मूवमेंट होती रहती है डिस्पर्शन मीडियम में, और ये जो जिगजैग मूवमेंट होती है क्लोइडल पार्टिकल्स की, इसको बोलते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट होती है मतलब कोई इसका पैटर्न नहीं बनता। ठीक है, पार्टिकल्स है जो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। ये होती क्यों है जिगजैग मूवमेंट, ये होती है ड्यू टू द अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम में। डिस्पर्शन मीडियम में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है जब, तो वो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। जैसे दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उनकी बम्बार्डमेंट होती है, जिसकी वजह से जिगजैग मूवमेंट होती है। जैसे कि दो पार्टिकल्स है, जब ये आपस में टकराएंगे दोनों पार्टिकल्स, तो ये क्या होगा, इनकी बम्बार्डमेंट होगी, जिसकी वजह से जिगजैग मूवमेंट होगी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ये आगे मूव करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास होती है, तो जो कोलाइडल के पार्टिकल्स है वो अलग दिखाई देते हैं। जो कोलाइडल के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अराइज क्यों होता है, टिंडल इफेक्ट अराइज होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ना, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट को स्कैटर करने की वजह से ही टिंडल इफेक्ट शो करता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो दिखाई देते हैं। फिर लास्ट टर्म आती है डायलिसिस।
डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम जो क्लाइडल सॉल्यूशन है ना, क्लाइडल सॉल्यूशन में हम क्लाइड्स के पार्टिकल और क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स को अलग करते हैं थ्रू अ एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू हम क्लाइड्स को और क्रिस्टलॉइड्स को अलग करते हैं, उसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में बेसिकली होता क्या है? डायलिसिस में हम क्लाइडल सॉल्यूशंस को प्योरीफाई करते हैं, जो क्लाइडल सॉल्यूशन होता है उसको प्योरीफाई करते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्लाइड्स को अलग करते हैं और क्रिस्टलाइड्स को अलग करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। सॉरी, छोटा सा एक और टॉपिक रह गया, कोआगुलेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 टॉपिक रह गए थे, भूल गई थी मैं बीच में ही। कोआगुलेशन क्या होता है? कोआगुलेशन क्लाइडल पार्टिकल्स होते हैं। अब जो क्लाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, जो क्लाइडल सॉल्यूशन है, क्लाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो क्लाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। जब हम क्लाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ठीक है, क्लाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो जो क्लाइड के पार्टिकल्स है ना वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के साथ मिलके क्या करेंगे? वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव वाले नेगेटिव के साथ मिल जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलके आपस में वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो जो आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्लाइडल पार्टिकल्स में, तो उसको बोलते हैं कोआगुलेटिंग आयंस और फ्लोकुलेटिंग आयंस, और ये वाला जो सारा प्रोसेस है इसको बोलते हैं कोआगुलेशन। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? क्लाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट टुवर्ड्स अ पार्टिकल इलेक्ट्रोड्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्लाइडल पार्टिकल्स है वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम क्लाइडल सॉल्यूशन को लेकर जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? जो क्लाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड क्लाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।